नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिंतन गुजराती आपके साथ लाइव। आज हम बात करने वाले महात्मा गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की उनकी बायोग्राफी इन हिंदी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में काठियावाड़ एजेंसी, जो अब गुजरात में स्थित है, वहां हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हुई थी। अब बात करते हैं उनके कार्य उपलब्धियों की, यानी कि उन्होंने कैसे कैसे काम किए और कैसे महात्मा गांधी बने, कैसे उनको महात्मा का बिरुद मिला, सब हम बात करेंगे इसमें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि हम ऐसे और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हो। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। महात्मा गांधी नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आजादी दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके साथ ही इन सिद्धांतों के साथ ने पूरी दुनिया में लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। उन्हें भारत का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण उनमें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी समोच्च मानव जाति के लिए मिसाल है। उन्होंने हर परिस्थिति में अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इनका पालन करने के लिए कहा। उन्होंने अपना जीवन सदाचार में गुजारा। वह सदैव परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी साल पहनते थे। सदैव शाकाहारी भोजन खाने वाले इस महापुरुष के आत्मशुद्धि के लिए कई बार लंबे उपवास भी रखे। अब सन 1915 में भारत वापस आने से पहले गांधी ने एक प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत आकर उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों और श्रमिकों को भारी भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। सन 1921 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली और अपने कार्यों के साथ साथ देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया। उन्होंने सन 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान कई मौकों पर गांधी जी की कई वर्षों तक उन्हें जेल भी रहना पड़ा था। अब बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के सम काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय ताल्लुक रखती थी और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिनका प्रभाव युवा मोहनदास पड़ा था और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उन्हें जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नियमित रूप से व्रत रखती थी और परिवार में किसी की बीमार पड़ने के उसकी सेवा शुश्रूषा के दिन रात एक कर देती थी। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों के पंथों को मानने वालों को बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। सन 1883 के 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से कर दिया गया। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ ही दिन के जीवित रहे थे। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई। हरिलाल गांधी 1888, मणिलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897 और देवदास गांधी 1900। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में ही हुई, हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई और शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य के चलते और गृह वियोग के कारण वह अप्रसन्न ही रहे, तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वापस पोरबंदर आ गए। अब उनकी बात करते हैं विदेश में शिक्षा और वकालत की। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि उन्हें पिता और चाचा का उत्तराधिकारी बन सकते, यानी कि दीवान बन सकते हैं।
उनके एक परिवारी मित्र मावजी दवे ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन से बैरिस्टर बन जाए तो उनको आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती है। उनकी माता पुतलीबाई और परिवार ने कई अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के विचार विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन से सब लोग राजी हो गए। वर्ष 1828 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। अपने माँ को दिए गए वचन के अनुसार ही उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। वहाँ उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाइयाँ हुई और शुरुआती दिनों में तो कई बार उनको भूखे भी रहना पड़ा था। धीरे धीरे उन्होंने शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्य भी ग्रहण कर ली और उनके वहाँ प्रमुख भी बने। फिर वहाँ जो सदस्य थे उन लोगों ने उनको सजेस्ट भी किया कि आप गीता पढ़ना शुरू कीजिए। फिर जून 1891 में गांधी भारत वापस लौट गए और वहां जाकर अपनी मां के मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो राजकोट चले गए और उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू किया, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने अपना काम भी छोड़ना पड़ा। आखिर सन 1893 में एक भारतीय फर्म के नेटल दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया गया। अब बात करते हैं गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के दौरे में, यानी कि 1893 से 1914 तक का। गांधी 24 साल की उम्र में ही दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वह पीटरवेट स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार जब वो ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर निकल दिया और वहीं से उनका सफर शुरू हुआ। यही सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उन्होंने मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठाने लगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपना राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीका के सरकार के सामने उठाया और सन 1906 में के जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। गांधी के अनुसार अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष, यानी कि 1916 से 1945 के बीच। ये काफी शॉर्ट है पर आपको काफी मजा आएगा। और आप अभी भी हमें सुन रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि हमें भी ऐसी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखने लाने का और आपको बताने का इन ऑडियो बेसिस पे हमें इंस्पिरेशन मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष। वर्ष 1940 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वहाँ उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले, हमने काफी बार तो नाम सुना ही है, काफी बड़ा नाम है, उनके कहने पर भारत आए थे और शुरुआती दौर में गांधी के विचार और कृष्ण गोपाल गोखले के विचार काफी मिलते जुलते थे और वह उनके विचारों से प्रभावित भी थे। प्रारंभ में गांधी ने देश को विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। अब बात करते हैं काफी सारे सत्याग्रह के बारे में। हम पहले ऐसे 2 सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे जिन्होंने काफी बड़ा काम किया था महात्मा गांधी को अपनी एक पहचान बनाने के लिए। हम बात कर रहे हैं चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। बिहार के चंपारण और गुजरात में खेड़े में हुए आंदोलन ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति बदतर से बदतर हो रही थी। इसके कारण वह अत्यधिक गरीब से गिर गए। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर लगा दिया, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कुछ मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांग को माना गया। सन 1918 में गुजरात स्थित खेड़ा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति बदतर से बदतर हो रही थी और ना ही अंग्रेज सरकार कर माफी दे रही थी। उसके बाद गांधी जी खेड़ा आए और उनके मार्गदर्शन में और उनके साथ सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या का विचार विमर्श किए। फिर भी इसका कोई हल नहीं निकला, तो इसके बाद चंपारण के बाद खेड़ा में एक बड़ा स्वतंत्र आंदोलन हुआ, जिनके नेता बनकर वो काफी अपनी पहचान बनकर निकले। और इसके बाद हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। कांग्रेस के अंदर और मुस्लिमों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था, जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य विश्व खंडित कर दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों के सुरक्षा को लेकर चिंता बन गई थी। भारत के खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे गांधी इनके मुख्य प्रवक्ता बन गए। भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मेडल वापस कर दिए, और इसके बाद गांधी ने सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिनका प्रभाव विभिन्न समुदाय के लोगों पर था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन के बारे में। गांधी जी का मानना था कि भारत की अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई थी, और अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करते तो आजादी संभव है। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया था, और वह इस स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का उपयोग कर सकते थे। इसी बीच जलियांवाला नरसंहार ने देश को भारी आघात पहुंचाया था, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं का, विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोग द्वारा हाथ से ही बनाई गई खादी पहने। उन्होंने पुरुष और महिला को प्रतिदिन सूत काटने के लिए कहा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के शैक्षणिक संस्थाओं को और अदालतों का बहिष्कार करने को कहा, सरकारी नौकरियों छोड़ने कहा तथा अंग्रेजी सरकार से मिलने तमंगों और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिल रही थी, जिससे समाज में सभी वर्गों ने जोश और भागीदारी बढ़ गई। लेकिन फरवरी 1922 में इसका अंत चोरा चोरी कांड के साथ हो गया। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, फिर उन्हें 6 साल की कैद भी सुनाई गई। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें फरवरी 1924 में सरकार ने रिहा कर दिया। अब बात करते हैं उनके स्वराज और नमक सत्याग्रह के बारे में। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद गांधी जी फरवरी 1924 में रिहा हुए और सन 1928 तक सक्रिय राजनीति के दूर ही रहे। इस दौरान वह स्वराज पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव को कम करने में लगे रहे और इसकी अतिरिक्त अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ भी लड़ते रहे। इसी समय अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत के लिए एक नया संवैधानिक सुधार आयोग बनाया, पर उनका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक दलों में इसका बहिष्कार किया। इसके पश्चात दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा और ऐसा न करने कर देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। अंग्रेजों द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारत का झंडा लहराया गया और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 का दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसके पश्चात गांधी जी ने सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए जाने के विरोध में नमक सत्याग्रह चलाया।
जिसके अंतर्गत उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक अहमदाबाद से दांडी यानी कि 328 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा के उद्देश्य स्वयं नमक उत्पन्न करना था। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया और अंग्रेजी सरकार को विचलित करने में सफल रहे। इस दौरान लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद लॉर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्माण किया और इसके फलस्वरूप गांधी जी इरविन संधि पर मार्च 1931 में हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन संधि के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की सहमति दे दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमाल सम्मेलन में भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसके बाद गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन कुचलने की कोशिश की। फिर 1934 में 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस सत्याग्रह से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर अब रचनात्मक कार्यों में माध्यम से सबसे निचले स्तर से राष्ट्र का निर्माण पर अपने ध्यान दिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक यही कहानी। आगे हम सुनेंगे किसी और बड़े महापुरुष की कहानी के बारे में। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ताकि ये मोटिवेशनल स्टोरी काफ़ी लोगों को पसंद आए और इससे हम, आप और पूरी दुनिया कुछ ना कुछ सीख सकें। तो इसी के साथ हम यहाँ अपना आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले म्यूजिक के साथ और अगले ऑडियो के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।